प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, मार्ग पर डट जाए। दम्भ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गुंजन अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त प्रभुजीत गौर मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर हैं, काफी उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य अगर कोई जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण यह हमारा संस्थान इस ऊंचाई और हमारी थेरेपी इस ऊंचाई पर है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने सेमेस्टर 1 आज खत्म कर लेंगे। हम लोग सेमेस्टर 1 में एक जो थोड़ा सा असाइनमेंट का रह गया है, वो असाइनमेंट कैसे, जो स्टूडेंट असाइनमेंट कभी करते हैं तो उनके लिए जो परेशानी आती है उससे प्रीति अरोड़ा जी सेकेंड सत्र में उनको अवगत कराएंगे। और हम लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर में आगे धीरे से बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा चरक 1 खत्म हो गया। चरक 1 का जो हमारा क्लास था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग चरक 3 का भी हमारा चैप्टर है शायद इसमें, तो हम चरक 3 के चैप्टर पर, चरक 3 में हमारे कुछ पेजेस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में है, उनका ट्रीटमेंट के संबंध में है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस क्लास का महत्व केवल जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर न हो, बल्कि हमको ब्रेन को समझ लें, तो ब्रेन के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड को समझ लें। और ये लेक्चर या ये हम लोग का जो वार्ता हो रही है, ये वार्ता वहां भी प्रभावी होगी या वहां भी कार्यशील होगी या वहां भी इनका लाभ मिलेगा जब हम लोग बीएचबी में नर्वस सिस्टम को पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि दोनों नर्वस सिस्टम तो एक ही है, नर्वस सिस्टम एक ही है, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि हम जब ट्रीटमेंट करें तो हमको ये समझ में आए कि हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग उसी चीज को पहले शुरुआत कर दें, फिर हम लोग बीच में शेयरिंग करेंगे। अब हम लोग ये मानते हैं, अगर हम लोग कहें कि हमारा जो शरीर में जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस चीज का है, तो आप लोग बताएंगे किस चीज का है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन किस शरीर क्या करता है, कौन सी चीज प्रोड्यूस करता है और किसके माध्यम से? एनर्जी। गुड, एनर्जी है। और एनर्जी के लिए एक कोई माध्यम होगा। हाँ, फूड है, फूड एयर। हाँ, तो यानी जो हमारा शरीर है इसमें फूड, जल, वायु, ये सब हम लोग लेते हैं और लेने के बाद पूरे शरीर में इसको अपनी, ये कोई मशीन है हमारी, मशीनें मान लीजिए क्या है, स्टमक हमारी मशीन है, माउथ हमारा मशीन है, दांत हमारे मशीन है, हमारी जीवा हमारी मशीन है, टंग हमारी मशीन है, हमारा एसोफेगस हमारी मशीन है, उसके बाद हमारा स्टमक हमारी मशीन है, फिर हमारा स्प्लीन हमारा मशीन है, हमारा पैंक्रियाज मशीन है, लीवर मशीन है, ये सब एलआई मशीन है, एसआई मशीन है। और तो यानी ये इस मशीन से जो हम गैदर कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है कि हमको एनर्जी बनाना है। और किसी रूप में बनाना, अब कैसे बनाना है, इनसे हम जो रक्त बनाते हैं, ये सब क्या बनाते हैं, ये अल्टीमेटली रक्त का निर्माण करती है। कैसे? इन सब से जो एसआई है वो एब्जॉर्ब करती है, एलआई भी कुछ एब्जॉर्ब करती है, ये सब चैनल में आते हैं और चैनल में उधर बोन मैरो से, जो बोन मैरो में हमारे रक्त कण बनते हैं, वो रक्त कण और ये तरल या इस तरह के जो और न्यूट्रिएंट्स है ये आकर के मिलते हैं और चैनल में आकर रक्त बन जाता है। इस रक्त में न्यूट्रिशन भी है, इस रक्त में ऑक्सीजन भी है, और ये ऑक्सीजन और वो सब अल्टीमेटली हमको भेजनी पड़ती है किसी सेल में। और अल्टीमेटली सेल क्या करता है, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, तो ऑक्सीजन के माध्यम से और ग्लूकोज के माध्यम से 7 एटीपी अणु में उसका 7 किलो कैलोरी के रूप में एक ऊर्जा बनाता है। इसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग करते हैं, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में जल है और वेस्ट प्रोडक्ट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा, दिस इज द प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्शन यूनिट है
उस प्रोडक्शन यूनिट में नाम है। तो अगर एक ट्रायंगल हम लोग बना लें तो एक हुआ प्रोडक्शन यूनिट, जिस प्रोडक्शन यूनिट में हमको रक्त बना, वो सारी मशीनें हमारे रक्त बनाने का काम करती हैं। अब उस रक्त में ही सारी चीजें हैं, रक्त में सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। अब इस रक्त को पहुंचाने का काम करने का कौन काम करता है? हार्ट। हाँ, इसको एक सिस्टम का नाम दिया गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो साधारण भाषा में समझें कि जब रक्त बन गया तो हमको ये समझ में आया कि ये रक्त बन तो गया, इस रक्त को पहुंचाने के लिए हमको व्यक्ति की जरूरत पड़ी। तो हमने कहा कि कोई आदमी है ऐसा जो हमारे इस रक्त को ग्राहकों तक पहुंचाए। ग्राहक कौन है हमारे? सेल। ग्राहक हमारे सेल है, उन तक पहुंचाना है, क्योंकि वही तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया तैयार बैठा हुआ कि हमको आप लाइए, ग्लूकोज दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, हम बना देते हैं। अब ये चीज करने के लिए एक हार्ट ने अपने को तैयार किया कि यस, मैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास पूरा सिस्टम है। कहा कि भाई क्या सिस्टम है? उन्होंने कहा कि हमारे पास धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, हमारे पास वेन्स हैं, हमारे पास एक और सिस्टम है वस्कुलर सिस्टम, वो लिम्फेटिक सिस्टम है। तो अगर कभी हम क्या करेंगे, हम आपकी इस ऑक्सीजन को उन सेल तक पहुंचा देंगे और वहां कोई वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसको हम ला करके और फिर आपको दे देंगे, ताकि उसको फिर सफाई कर देंगे। तो ये काम करने के लिए हार्ट ने अपने को तैयार किया। इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो दो हमारे सिस्टम हो गए। बेस में अगर हम ट्रायंगल बना ले, एपेक्स और नीचे वो बेस में, तो बेस में दो बने, एक हमारा प्रोडक्शन सिस्टम हो गया और एक हमारा बना हुआ कौन सा सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब दो सिस्टम की मदद से हम लोगों ने ये अपना काम शुरू किया। चलिए, हमारा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग पहुंचा दिया, सब कुछ हो गया। अब ये अगर इसको पूरे शरीर को एक फैक्ट्री मान लें और इन सबको मशीनें मान लें, सिस्टम के अलग अलग डिपार्टमेंट की सिस्टम मशीनें मान लें, तो ये कैसे पता चले कि जो सेल और जिससे टिश्यू बना हुआ, तो मान लीजिए वो लंग्स का सेल है, वो कह रहा है कि भैया हमने तो डिमांड अधिक किया था और आपने हमको कम दिया है। कोई कह रहा है कि हमको तो डिमांड कम थी, आपने हमको अधिक क्यों दे रहे हैं? तो ये डिमांड और सप्लाई के रिलेशनशिप को, जैसे हम तो समाज में देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई के रिलेशन को तय करने के लिए हमारा एक प्रोडक्शन चार्ट बनता है और हमारा एक तय होता है, वो एक मैनेजर स्टाफ होता है, जो मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं, इस मार्केट में आज आपको अधिक सप्लाई करनी है, इस मार्केट में आपको कम सप्लाई करनी है, इस मार्केट में आपको जाना नहीं है, इस मार्केट में आपको 4 बार जाना है। ये काम करने के लिए देयर शुड बी ए सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम जुड़ गया, उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। वो दोनों साथ साथ कह रहे हैं कि भाई हम लोग 2 मैनेजर रख दिए गए और उन मैनेजर्स ने कहा कि हम तय कर लेंगे, किसको जरूरत अधिक है तो हम तुरंत कहेंगे उसको कि भाई वहां पर अधिक सप्लाई कर दीजिए, वहां कम सप्लाई कर दीजिए। तो दो सेंटर में, ऊपर एपेक्स में अगर इस तरह का ट्रायंगल हम लोग बनाए ऐसे करके, तो ये जो नीचे वाले दो हैं, प्रोडक्शन सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इनके ऊपर कंट्रोलर के लिए 2 सिस्टम रखे गए हैं, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, तिवारी जी ने उसको पूरा विस्तार से पूरा बताया है कि जब कभी कहीं ये प्रॉब्लम हो तो इसके लिए ये जरूरत होती है। और अब तो हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को हम लोग पढ़ लें, समझ लें, तो उसी में हमारा है। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बिल्कुल, अगर आपने कंप्यूटर देखा है तो कंप्यूटर में सीपीयू एक होता है, तो उसकी तरह है। अब कैसे बताते हैं वही। तो इस नर्वस सिस्टम के 2 भाग हो गए। इस नर्वस सिस्टम के 2 भाग में एक भाग हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको 2 भाग में बांट दीजिए, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीएच में पढ़िएगा तो वहां मिलेगा। ये हमें
फिगर देना नहीं। एक हुआ सेंट्रल नर्वस। क्यों कहा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्योंकि यह शरीर के, हमारे शरीर में बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह दिया गया लोकेशन के हिसाब से। कोई ऐसा नहीं कि नॉमेनक्लेचर में बहुत अधिक दिमाग लगाना पड़ा हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम था तो ये सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। इस सिस्टम के दो पार्ट बने, ये नोट करते जाइए कहीं के। इस सिस्टम की बीएचबी में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको अपनी भाषा में कह रहे हैं। उस नर्वस सिस्टम के दो भाग हुए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हुए। एक तो पूरा ऊपर का ब्रेन, ये ब्रेन ये भी सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है, और उसी के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो दो भाग हो गए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो भाग, नंबर वन ब्रेन, नंबर टू स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंट्रल के साथ साथ एक हुआ पेरिफेरल। पेरिफेरल माने जो पेरिफेरी में है, यानी हमारे हाथ फैलाएं तो हाथ हमारे पेरिफेरी में होगा ना। यहाँ जो इस जगह कंधे चौड़ाई में आ रही है, ये सब पेरिफेरी होगी। पेरिफेरी माने जो दूर हो और परिधि में हो, मतलब आपके थोड़ा दूर हो, डिस्टेंट में वहां पर है तो वो परिधि में, तो इसको पेरिफेरल इसीलिए कहा गया। इस नर्वस सिस्टम दो नाम हुए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरी में है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पहले चर्चा कर लें, फिर हम लोग पेरिफेरल की चर्चा करेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो सेंट्रल हमने कहा ब्रेन, अब हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में हम लोगों ने क्या कहा कि ब्रेन का अगर आप पढ़िएगा आगे लोकेशन उसमें, तो ब्रेन को बहुत, ये सब नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, यानी इसमें न्यूरॉन्स होंगे, इनमें सेल बॉडी होगी और इनमें डेंड्राइट्स होंगे। तीन चीजें इसमें होंगी, एक्सॉन होंगे, एक्सॉन, न्यूरॉन्स पूरा कहा जाएगा, इसमें एक्सॉन होंगे, इसमें सेल बॉडी होगी और डेंड्राइट्स होंगे। तो डेंड्राइट्स जो है सूचना लेने का काम करेंगे। सूचना लिया, उन्होंने गैदर किया। जैसे आप कोई चिट्ठी कहीं भेजें तो जो आदमी लेने वाला है वो है डेंड्राइट। फिर उन्होंने सेंट्रल एक अपने सेल बॉडी को दे दिया कि भाई इस पर एनालिसिस करिए। तो उसने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उसने जो भेजा वो एक्सॉन के माध्यम से कोई उत्तर भेज दिया। तो एक्सॉन उत्तर भेजने का काम कर रहा है, यानी सूचना को बाहर भेजने का काम कर रहा है, डेंड्राइट्स लेने का काम कर रहे हैं। ठीक, एक्सॉन के और काम भी होंगे, हम ऐसा नहीं करें। अब देखिए, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं कि अब सीएनएस का फंक्शन क्या है। सीएनएस फंक्शन क्या है? पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम क्या करता है, बिल्कुल उसी तरह सीपीयू, यहां तुलना करिए सीपीयू आप सब लोग जानते होंगे। सीपीयू में कोई, जब कंप्यूटर में हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमने दिया कि 2+2, उसको ये हमारा हुआ इनपुट, इसको हम लोग इनपुट कह देते हैं वहां। उसके बाद वो उसने उत्तर हमको दिया कि 4, तो 4 हमारा आउटपुट है, यानी 4 हमारा रिजल्ट है। तो एक इंफॉर्मेशन देना, 2+2, ये काम हुआ। सीपीयू ने एनालिसिस किया, जोड़ घटाया जो भी करना है, एनालिसिस जो भी किस तरह के तमाम एनालिसिस है उनको किया और एक रिजल्ट दे दिया कि 4। यही तो सीपीयू काम है। बोलिए हाँ, सब लोग हाँ ना हाँ बोलिए। यस सर। जी सर। है ना, और सारे लोग देखिए शामिल रहे। तिवारी जी ने तो उसको पढ़ा है डीपली, तो आप जानते हैं, लेकिन और लोग भी इसको कोऑर्डिनेट करें, जो, क्योंकि समझना सबको है, पूरी क्लास को समझना है ना। तो हम लोग ये वार्ता करते हैं, अभी हमने शेयर नहीं किया है, जब शेयर करेंगे तो अलग पॉइंट है। तो ये सिंपल सा है। अब ये क्या, अब ये नर्वस सिस्टम लेता क्या है और देता क्या है, तो जानना जरूरी है। तो लेना क्या है, हम लोग आयुर्वेद में पढ़ा हम लोगों ने ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रिया क्या है? ज्ञानेंद्रिया है कि कोई सूचना बाहरी वातावरण से, कोई सूचना जो हमको मिलती है उसको हमारी आंखें, आज ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी हैं और लोग बताएं जरा।
आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, स्किन और टच। जीभ, आंख, जीभ, नाक, कान, कान, नाक, जीभ त्वचा, और त्वचा। त्वचा, ठीक, त्वचा। तो अब हम लोग और एक नॉमेनक्लेचर में आ गए। हमने कहा त्वचा और हमने कहा आंख, नाक, कान। तो यहां और फिर समझ लीजिए क्या है। आंख क्या है? आंख क्या काम करती है? देखने का काम करती है सर। गुड। क्या आंख से किसी को टच कर सकते हैं? नहीं, आंख से टच नहीं कर सकते, लेकिन आंख से देख के समझ सकते हैं। हाँ। कान से किसी को टच कर कान सकते से हैं? आवाज सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसकी आवाज को। जीभ से? जीभ से टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज का, कड़वा, मीठा, खट्टा, कसाला, सब टेस्ट कर सकते हैं। नाक से? नाक से गंध ले सकती हैं। और गंध त्वचा से आएगी क्या कर जैसे। सकते हैं? और त्वचा से क्या कर सकते त्वचा हैं? त्वचा से महसूस कर सकते त्वचा हैं। से भी सेंसेस ठंडा, होती गर्म। हैं सर, जिसको हाथ लगाते हैं तो हम जैसे अंधे भी होते हैं तो वो बता देते हैं कि किसने मुझे हाथ लगाया। हाँ, बस ठीक, बस यही कह रहा है। इसका आंख का भी काम, कान का भी काम, भाई कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत चाहे परसेंटेज में कम हो, कर सकते हैं। अब यही आप तो जो सेंसेस, इनको सेंसेस कहेंगे ना हम लोग, जो सेंसेस केवल एक ही काम करते हैं वो स्पेशल सेंसेस कहलाते हैं। जो सेंसेस केवल एक काम करते हैं वो स्पेशल सेंसेस कहलाते हैं। इसमें कौन आएगा? इसमें नाक आएगी, इसमें कान आएगा, शब्द, स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं आएगा, शब्द, रूप, रस, गंध। शब्द, रूप, रस, गंध इसमें आएगा। ठीक, ये केवल स्पेशल सेंसेस कहलाते हैं क्योंकि ये केवल स्पेशल एक काम ही करते हैं। और दूसरी तरफ त्वचा, पेन, देखिए त्वचा में पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, जलन, कोई आग लगा दीजिए तो भी, तो यानी कई चीजों, कई सेंसेस को एक साथ बता सकती है। इसलिए त्वचा को बोलते हैं जनरलाइज सेंस। हो गया, सेंसेस में आ गया। अब ये सेंसेस हुए। तो ये 5 सेंस हमारे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध एक तरफ और स्पर्श एक तरफ। ठीक, अब हम लोग क्या हुआ, अब कोई सूचना, ब्रेन क्या करता है, कोई सूचना, ब्रेन की फंक्शन में कोई सूचना जो आपको मिली, टच की मिली, पेन की मिली, देखने की मिली, इन सब की कोई भी मिली सूचना, ये कहां से मिलती है? बाह्य जगत से। बाह्य जगत माने बाहरी वातावरण से मिली सूचना। और सूचना मिलने के बाद ये क्या हुआ, ये कहां से मिलती है सूचना? हमारे इन टिप्स में, हाथों में, सब जगह, आंख में, हर जगह रिसेप्टर मौजूद हैं जो या तो टच या किसी तरह सेंसेस को महसूस करते हैं और ये बताते हैं उसको ब्रेन को। हम लोग वहां पर मन को कह रहे थे, यहां हम लोग हम बोलते हैं ना कि एक नर्व है, एक नर्व है जो जाकर ब्रेन में बताती है। बीएचबी में नर्व है और हम लोग वहां कहते हैं इंद्रियां, याद है? आयुर्वेद में कहते हैं इंद्रियां और यहां हम लोग कहते हैं नर्व। तो ये सूचना जा करके देती है, जो भी स्किन से, स्किन है ना, स्किन से सूचना जो भी मिलती है वह सूचना आपके स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से और जाती है कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ऊपरी पार्ट को, ब्रेन। हो गया क्लियर? दर्शन भट्ट जी? हाँ सर। कमल कुमार जी बोलिए। समझते चलिए, यही वो है, आगे चल के बहुत थोड़ा सा वो हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए अभी पहले समझते चलिए। अब तो ये जो आई वो स्किन से, देखिए नोट करिए, स्किन से इन यहाँ पर एक नर्व आती है। अगर बीएचपी की बात हम बात करें तो हम लोग नर्व बोलेंगे, तो नर्व यहां से जाती है और ये स्पाइनल कॉर्ड के, इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी नर्व। क्या नाम, कौन से नर्व? सेंसरी नर्व। इसका काम क्या है? शरीर से, मतलब शरीर से ऊपर की ओर, ब्रेन सबसे ऊपर है ना, तो शरीर से, यानी इसको बोलते डाउन टू
टॉप, डाउन टू टॉप। तो डाउन टू टॉप कह दिया हम लोगों ने। तो डाउन टू टॉप माने नीचे से ऊपर जा रही है, और इसको हम लोगों ने कह दिया सेंसरी नर्व कह दिया। और इसको एक सेंसरी माने सेंस को बताती है, सेंस देती है ना, तो सेंसरी नर्व कह दिया। एक उसका नाम और भी है एफरेंट नर्व, यानी ये नीचे से सूचना ऊपर ले जाने काम करती है। तो इसके 3 नाम हो गए, डाउन टू टॉप, एफरेंट और सेंसरी। 3 नाम है। तो नामों में कभी कोई पूछ ले कि टॉप टू डाउन, तो दूसरा नाम हो जाएगा डाउन टू टॉप, सेंसरी। ठीक, अब ये नोट और कर लीजिए, ये सेंसरी नर्व हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर भाग से जाती है। ये नोट कर लीजिए, कहीं तो हाईलाइट कर दीजिए इसको। सेंसरी नर्व हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर माने पीठ की तरफ से जाती है, आगे की नहीं जाती है। इन भाग से नहीं, यांग भाग से जाती है। क्लियर, इसको यांग भाग कह लीजिए। तो यांग भाग से जाती है, और ये सूचना गई और इसने ऊपर गई, फिर ब्रेन से गई, और ब्रेन में यहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जैसे अटैच हुई, तो वहां पे कौन सा ऑर्गन है बोलिए? मेडुला। मेडुला। मेडुला से ऊपर चढ़ी, तो मेडुला से ऊपर जब जाई गई, तो मेडुला के ऊपर पोन्स, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से तब ये चली गई ब्रेन के पार्ट में। ठीक, ये समझ में आ गया। अब सीपीयू है ना ब्रेन, तो ब्रेन ने एनालिसिस किया, किसी ने आपको टच किया या कोई देखा, तो उसने बताया जाकर पहली बार कि भैया वो एक बड़ा सूंड है, उसकी एक बड़ी लंबी सी कोई चीज है, उसके बड़े मोटे मोटे पैर हैं, वो है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एनालिसिस करता है अपनी फाइल, जैसे हम लोग फाइल खोलते हैं वैसे ब्रेन की अपनी फाइल है। ब्रेन कैसे महसूस करता है? छोटा बच्चा जब आपसे पहली बार देखता हाथी को, तो आप क्या बोलते हैं? ये हाथी है। तो वो देखता है कि एक इसमें सूंड है, फिर आप बताओ ये क्या है? वो कहता है सूंड है। ये कहता है ये क्या है? मोटे मोटे, कहता है पैर है। आप उसको इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो ब्रेन में जाके बता रहा है, और ब्रेन में मेमोरी में उसको फिक्स कर रहा है कि ये हमारी, अगर हाथी है तो उसका एक सूंड होगी, 4 उसके बड़े पेड़ होंगे, जहाँ पैर होंगे, मतलब जो पेड़ की तरह होंगे मोटे मोटे, और इस तरह वो चलेगा, मतवाली चाल चलेगा, वो हाथी है। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहले से फाइल बनी हुई है कि हाथी का ये होता, तो उसने कहा ये तो हाथी है। ब्रेन ने तुरंत समझा कि ये तो हाथी है। तो उस हाथी के आधार पर ब्रेन ने कोई चीज कही कि हाथी आप कहे, तो उसने कहा थोड़ा सा अलग हट जाओ, थोड़ा हाथी से दूर हट जाओ, कहीं तुमको घायल न कर दे। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दिया, एनालिसिस किया कि भाई खतरनाक है, कहीं बिगड़ जाए तो आप, तो उसने एक ऑर्डर दिया कि आप हट जाओ। ये ऑर्डर मोटर ऑर्डर कहलाएगा, मोटर कमांड कहलाएगा। और इसको हम लोग इफरेंट, इफेक्ट माने इफेक्ट देने वाला, इफरेंट, EFFERNT, इफरेंट नर्व बोलेंगे। और इसको बोलेंगे टॉप टू डाउन, नोट कर लीजिए, टॉप टू डाउन इफरेंट, और इसको बोलेंगे मोटर नर्व। क्लियर, कि मोटर नर्व के थ्रू आएगा मोटर कमांड। एक हम लोगों ने कहा था सेंसरी, और ये आ गया जो आदेश वाला है वो मोटर है। क्लियर, और ये और नोट कर लीजिए, ये हमेशा ये स्किप पे नहीं जाएगा, ये मसल्स पे जाएगा। कहां पे जाएगा? मसल्स में जाएगा। ये मसल्स को कमांड देगा ना, ये पैरों को कहेगा कि आप पीछे हटो, तो पैर माने मसल्स, जब तक मसल का मूवमेंट नहीं होगा तब तक पैर कैसे हटेंगे? तो वो सेंसरी जा रही है, जाती है स्किन से, और ये आती है, ये इफेक्ट जो आता है एफरेंट नर्व या मोटर कमांड, वो आता है किसमें? मसल्स में। तो हम लोगों ने समझा कि, और ये आता है एंटीरियर पार्ट से। मोटर कमांड हमेशा एंटीरियर पार्ट से आता है। कहां से आता है? स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर पार्ट से आता है। सेंसरी पीछे से जाता है, और मोटर कमांड सामने से आता है।
तो ये हमारे ब्रेन के और उसके दो पार्ट हो गए। क्लियर? जो ब्रेन का मोटा मोटी जो नॉर्मल फंक्शन के रूप में। अब हमने कहा कि अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा, तो पेरिफेरल क्या है? हमने कहा पेरिफेरल में तो हमारे पास ऊपर से जब स्पाइनल कॉर्ड आती है तो स्पाइनल कॉर्ड में अब इनसे काम नहीं बना, नर्व कहलाता, जो नर्व हम लोग कहा नर्व, तो नर्व निकली कहां से? तो नर्व दो जगह से निकली, या तो नर्व ब्रेन से निकलेंगी, तो अगर ब्रेन से निकलेंगी तो ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। क्या बोलते हैं? क्रेनियम, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं ना। ये क्रेनियम है, ये पूरा ब्रेन, ये वहां क्रेनियम कैविटी है, तो इसको क्रेनियल नर्व बोल देते हैं। तो क्रेनियल नर्व माने लोकलाइज नाम की वजह से इसको हम लोग क्रेनियल नर्व बोल देते हैं। और ये 12 पेयर होती है, ये 12 पेयर होती है। अब ये जो ब्रेन से निकली उनका नाम तो क्रेनियल नर्व हो गया, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली उनका नाम क्या होना चाहिए? स्पाइनल नर्व। हाँ, स्पाइनल नर्व। तो यानी जो स्पाइनल नर्व है ये इस तरह ऐसे निकली ना, तो बाहर की पेरिफेरी में हुई, तो पेरिफेरी में दो तरह का होगा। पेरिफेरी बनेगी किससे? स्पाइनल नर्व से और क्रेनियल नर्व से। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? दर्शन भट्ट जी, कमल कुमार कपिल जी, सुदेश yes, मणि जी, सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं हमको, उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग का पीएनएस पे, हम लोग पीएनएस पे चल रहे हैं ना। अब पीएनएस के दो भाग हो गए। अब फंक्शन के हिसाब से क्या फंक्शन में हम लोग बता सर क्रेनियल नर्व में, क्रेनियल नर्व में 12 में एक तो नीचे भी जाती है ना सर, वो भी, बाकी 11 ऊपर ही रह जाती हैं। हाँ, क्रेनियल नर्व में वो, हाँ वो अलग है, वो 11, लेकिन हम वो क्रेनियल तो वो भी कहलाएंगी जो शरीर के पेरिफेरी में जाएंगी, वो होगी। उसमें से बाय द वे 11 जो है हमारे चेहरे तक सीमित रहती हैं, चेहरे की इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस एरिया की। और एक हमारी वेगस नर्व है, नर्व नंबर 10, जो हमारे पूरे शरीर के अन्य भाग में जाती है। वो चेहरे के इंपॉर्टेंस बताया गया कि इस एरिया का इंपॉर्टेंस, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करथाना। सारे देखिए ना, नाक, आंख, कान, मुंह, केवल त्वचा को छोड़ दीजिए, अदरवाइज सारे यही बैठे हुए हैं और कहीं है ही नहीं। इसका मतलब इंपॉर्टेंस कितनी है, इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए 11 उनको, उनकी सुरक्षा के लिए 11 तैयार है। 12 में से 11/12% निकालिए, ये इंपॉर्टेंस है। इसीलिए सर ने अपने बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। क्लियर? ये मतलब सब जगह प्रोटेक्शन है उसको। अब ये तो लोकेशन के हिसाब से हो गई, सेंसरी हो गई। अब हम लोगों ने, अब दो तरह के मोटर कमांड, दो तरह के होंगे। जो मोटर कमांड माने कौन सा बताइए? मोटर कमांड सुदेश मलिक जी नहीं है क्या? आज ज्वाइन कर रही है। दर्शन भट्ट जी नहीं है क्या? नहीं हो सर, मूवमेंट के लिए मोटर कमांड। हाँ, मोटर कमांड नहीं, मोटर कमांड माने जो आदेश, जो ब्रेन आदेश देता है, उसको इस रूप में समझिए। जो कमांड ब्रेन कोई आदेश देता है वो कमांड है। जैसे हम लोग बोलते नहीं आर्मी में कमांड, तो वो कमांड है ना, कि कमांड कर दिया उन्होंने कहा कि भाई कमांड करिए। तो वो वैसी रूप में आप समझिए कि जो आदेश ब्रेन करता है उसको कमांड हम लोग बोलेंगे। ये उसका अर्थ है। अब मोटर कमांड शुरू हुआ। अब दो तरह के मोटर कमांड आएंगे। ये हमने कहा था कि मोटर कमांड कहाँ जाते हैं? मसल्स में जाते हैं। मसल्स में कहा था, तो मसल्स हमारी हम लोगों ने पढ़ा है दो तरह की होती है। मसल्स हम लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, एक स्केलेटल मसल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ना, बीएचबी में फर्स्ट चैप्टर में एक पढ़ा था कि एक स्केलेटल मसल होती है। कमल जी अपना बंद कर दीजिए। तो स्केलेटल मसल का अर्थ क्या है? कि जो मसल आपके ब्रेन के इच्छा पर निर्भर हो कि भाई आपकी और ब्रेन की, दोनों की, ब्रेन तब भी इन्वॉल्व है, दोनों की इच्छा पर निर्भर हो कि आप उसको पैर को बाएं तरफ ले जाएंगे कि दाएं तरफ ले जाएंगे। ये वाला जो कमांड है वो आपका स्केलेटल मसल्स को आता है। इसको बोलेंगे हम लोग वॉलेंटरी कमांड। वॉलेंटरी
कमांड। ब्रेन की भूमिका सब में है, ब्रेन की है, आपका सेरेबेलम की है, सबकी है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि आप उठो कि न उठो। तो ये जो कमांड है, दिस इज नोन एज, बोलिए, दिस इज नोन एज वॉलंटरी कमांड। वॉलंटरी वॉलंटरी कमांड। कमांड। क्योंकि ये कह रहा है कि उसने कहा कि आपको किसी आदमी ने स्लैप किया, तो आपने कहा कि ऑर्डर आया, उसने कहा इस आदमी आया था, बेकार का हमसे बोल रहा था और इसने हमको भी कर दिया। तो उसने कहा कि उसने सेरेबेलम से पूछा, सेरेबेलम तुम स्थिति बताओ, पोस्चर स्थिति बताओ क्या है। तो उसने कहा मैं तो बैठा हुआ हूं। तो उसने कहा खड़े हो, उसने कहा खड़े हो, और खड़े होने के बाद ये काम करो। तो वो ऑर्डर जो आया, उसने बताया कि भैया खड़े होने के लिए कहा हुआ है और कहा कि बायां पैर आगे बढ़ाओ और बायां पैर एक झप्पड़ तुम ही मार दो। तो ये जो ऑर्डर आया वो वॉलंटरी कमांड के अंतर्गत आया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वॉलंटरी कमांड। दूसरा कमांड क्या है? दूसरा कमांड आया, वो आया हार्ट को, लंग्स को, स्टमक को। तो उनको हम लोग क्या, कौन से बोलते हैं? मसल्स, इनवॉलंटरी Voluntarily. इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स बोलेंगे ये कार्डियक। स्मूथ मसल, उनको हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स। तो वो स्मूथ मसल्स इसीलिए कही जाती हैं कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। वो स्मूथ मसल्स क्या करती हैं कि जैसे स्केलेटल मसल तो आपके कुछ एब्डोमेन में है, कुछ आपका जैसे स्क्रोटम के लिए भी है, लेकिन कुछ इनवॉलंटरी भी है। इनवॉलंटरी है, स्क्रोटम आपके हिसाब से नहीं केवल होता है, बल्कि वो कुछ अपने आप ही टेम्परेचर के हिसाब से, तिवारी जी ने बताया था, अपने हिसाब से भी कुछ करता है। तो यानी दो उसके फंक्शन है, एक आपका स्केलेटल मसल है और एक इनवॉलंटरी मसल है, स्मूथ मसल। दोनों की कमांड से स्क्रोटम जो वो है आपके टेस्टिकल्स से ऊपर क्लोज होते हैं, दोनों या बाहर होते हैं। उसी तरह एब्डोमेन की दोनों तरह की है। कुछ एब्डोमेन की अंदर जिनमें फंक्शन हो रहा है वो आपका स्मूथ मसल्स है, लेकिन जो जिनको आप मूवमेंट करा दे रहे हो अपनी इच्छा से वो आपकी स्केलेटल मसल है। योग में आप करते नहीं है, यूं घुमा देते हैं, तो ये घुमा देने वाला जो मसल्स का जो मूवमेंट है, तो ये मसल्स का मूवमेंट आपका किससे है? वॉलंटरी है आपका, है ना, स्केलेटल मसल। तो यानी ये मसल जो ऑर्डर आपका ब्रेन को गया, जो आपको गया, इस हृदय को गया, लंग्स को गया, स्टमक को, इन सब चीजों के लिए गया, जो आपको मालूम ही नहीं होता है, वो स्मूथ मसल संचालित होता है और उनको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये इनवॉलंटरी कमांड हो गया। तो एक कमांड हुआ वॉलंटरी कमांड और एक हो गया इनवॉलंटरी कमांड। सबको यहां तक क्लियर हो गया? अब और समझिए, इनवॉलंटरी कमांड, इसके भी दो भाग कर लीजिए। अब इसके दो भाग क्या करेंगे? इसके दो भाग हम लोग करेंगे कि नंबर 1, एक, अब यहां पर दो सिस्टम आ गए, एक सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक। अब ये इनवॉलंटरी वाले में कहना जो अपने आप होता है वो आपके उसके दो भाग हैं। एक आप कहते हैं कि पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक। सिंपैथिक माने क्या हुआ? सिंपैथिक शब्द से केवल जानिए, आप लोग सामान्य, बहुत रिसर्च हमको नहीं करनी है, हमको जानना, हम आगे जानेंगे ब्रेन में, हम ये समझेंगे सिंपैथिक है क्या, सिंपैथी माने क्या है। आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, हार्ट आपका काम कर रहा है, लंग्स आपका काम कर रहा है, अचानक आपको कोई आदमी बाहर से आया और उसने डांटना शुरू कर दिया, तो और आप जान नहीं रहे कौन आदमी है, और बाद में किसी ने कहा कि तो आपके चाचा है, मान लीजिए आपको दूर के, और डांटने लगे आपको अगर, तो आपका जो सिस्टम है प्रभावित होगा कि नहीं होगा डांटने से? तो ये डांटने में हार्ट आपका दूसरी तरफ फंक्शन करेगा, लंग्स दूसरी तरफ फंक्शन करेगा, स्टमक दूसरी तरफ फंक्शन करेगा। ये जो इनमें आपको सिंपैथी की आवश्यकता है, इस समय आपको
नॉर्मल फंक्शन की नहीं बल्कि सिंपैथी की आवश्यकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो जो सिंपैथिक वाला है वो अब आपका एक्शन आएगा। बाद में बात आई गई हो गई, सब सामान्य हो गया, आप फिर रिलैक्स हो गए, तो जो रिलैक्स वाला मूड हुआ ये फिर पैरासिम्पैथिक ने आपको अख्तियार कर लिया। तो अब जो दो तरह कमांड हुआ है, एक कमांड जिसमें आपको सिंपैथी की आवश्यकता है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, और जो कमांड जिसमें आपको नॉर्मल आप फंक्शन करते हैं उस कमांड के लिए आपको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक, दो दो भाग इसके हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लें चित्र वगैरह कोई, तो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ क्लियर हो, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ाने चाह रहे हैं। देखिए आपका यहाँ पर चित्र को देखिएगा, ये HB3 में है, ठीक है, HB3 में ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा फंक्शन में हाउ पेन ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी, तो वो एक सिंपल रूप में केवल है कि पेन हाथों से गया, एक नंबर देखिए, दो पेन गया, 2 नंबर से याद करिए, देखिएगा, देखते इसका नंबर दिखाई पड़ रहा है ना आपको सबको? जी सर। यस सर। एक नंबर में लिखा इंजरी अकर्स एंड द बॉडी रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग केमिकल्स दैट स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग्स। कोई केमिकल यहाँ से रिलीज हुआ, जैसे ही किसी ने इंजरी हुई तो यहाँ केमिकल रिलीज हुआ और ये चला गया 2 नंबर के होते हुए, कहाँ देखिए, कहाँ चला गया, देखिए ये स्पाइनल, ये सब स्पाइनल कॉर्ड के में नर्व हुए ना, स्पाइनल नर्व हुए और जाके गया अंत में ये ब्रेन तक पहुंचा। अब 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर जहां लिखा हुआ इधर शरीर में मत देखिए, इधर देखिए, 2 नंबर हुआ पेन मैसेजेस आर कैरीड अलोंग माइन्यूट फास्ट नर्व फाइबर्स टू द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर माने पीछे वाला, तो पीछे की तरफ से ये पेन ट्रेवल किया, सामने से नहीं किया ट्रेवल, ये पीछे की ओर कर रहा है, पीछे से ट्रेवल किया इसने। और एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द फर्स्ट रिले स्टेशन फॉर मैसेज फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व, ये इसने मैसेज दे दिया कि भैया ये दर्द हो रहा है। क्लियर? अब आप चलिए तीसरा क्या हुआ, द पेरिफेरल, तीसरा पॉइंट क्या है, द पेरिफेरल नर्व स्टॉप्स at the posterior horn in the area of the reflex arc, and the message is processed by bundle of nerves that travel from the spinal cord to the thalamus in the brain। अब यहां से देखिए 2 तरह का है। अभी यहां पर अगर कोई तात्कालिक रिएक्शन की जरूरत होती, कमल कुमार जी आपने क्या हैंड रेज किया हुआ है, ये गलती से हुआ है? नहीं सर, मैंने नहीं किया। कमल कुमार जी ने? नहीं सर। हाँ, तो गलती से हुआ तो हटा दीजिए उसको, दिख रहा है वो। तो एनीवे आप अपना बंद कर लीजिएगा। तो ये क्या है कि अगर कभी ये जो लिखा हुआ है कि कभी कभी रिफ्लेक्स आर्क मतलब तुरंत करना पड़ता है, तो वो आपको ब्रेन में नहीं जाता, वो स्पाइनल कॉर्ड ही उसको वहीं पर एक्शन लेके वापस भेज देती है। समझ गया कि नहीं? ये सिंपल समझिए, आगे भी बताएंगे कभी कि जो रिफ्लेक्स आर्क है वो ये है, वहां पर पहुंचता है। कभी कभी जैसे आपको पिन चुभ गई, तुरंत आपका आग में हाथ पड़ गया, तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। आप कहते हैं कि ब्रेन तक पहुंचने में समय लगेगा ना, नर्व को भी तो ट्रेवल करने में समय लगेगा, तो कहते हैं उतनी देर नहीं, उसको तुरंत एक्शन लेना है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑर्डर चला जाता है, ब्रेन की इंतजार नहीं करता। लेकिन हम लोग यहाँ ब्रेन की बात कर रहे हैं। द पेरिफेरल, तीसरा नंबर देखिए, पॉइंट पढ़िए,
The peripheral nerves stops at the posterior horn, the area of reflex arc, and the message is processed by bundles of nerves. वहां पर जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से फिर बंडल ऑफ नर्व जाती हैं और वो करती है थैलेमस तक जाती है। थैलेमस हमारे ऊपर है, थैलेमस हमारा कहां पर है, ये ब्रेन भी अंदर की तरफ है, तो थैलेमस तक जाती हैं और in the brain the nerve bundles cross the spinal cord to the opposite side and the upward journey of the pain message continues। फिर वहीं पर ये दूसरी साइड में चली जाती है, ब्रेन के दूसरे कंट्रोलिंग में, इस तरह ऐसे हो जाती है, यानी क्रॉस करती है। यानी लेफ्ट, अगर लेफ्ट में पेन हुआ है तो राइट वाला ब्रेन को सब मतलब उसको मैसेज जाएगा, और राइट में हुआ, लेफ्ट में हुआ है, राइट में हुआ तो लेफ्ट को जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आगे पढ़े, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चौथा, द ब्रेन स्टेम प्लेसेस द बॉडी ऑन हाई अलर्ट। इट ऑल्सो कंटेन्स पावरफुल कंट्रोल सिस्टम स्पेशली इन द पेरीएक्विडल ग्रे मैटर। अब ये ग्रे मैटर है, वहां पर जाता है, ग्रे मैटर में आपको सब प्रोसेसिंग हो रही है, वहां सूचना पहुंची और वहां प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने अपने को तैयार किया। पांचवा क्या है? द हाइपोथैलेमस, हमारे पढ़ रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस coordinates sensory and other information as it arrives in the brain. The thalamus is the gateway of conscious action. Thalamus conscious action के लिए गेटवे है। फिर छठवां क्या होता है? The cerebral cortex, cerebellum में ऊपर का cortex produces a conscious response to the message। अब ये मैसेज दे देता है, तो वो मैसेज आपका फिर आप चलाता होगा। तो ये इस तरह पेन जो है आपको वहां चला जाता है, फिर पेन के लिए जो आपको मैसेज जाता है वो तो अलग पॉइंट है। क्लियर? ये पेन का ट्रेवल कैसे करता है, नीचे से ऊपर ट्रेवल कर गया और वो अंत में ब्रेन पहुंच गया, ब्रेन में को समझ गया हाइपोथैलेमस तक पहुंच गया। अब ये थोड़ा सा ये है, अब यहां देख रहे हैं वो आगे आप, ये फ्रंटल लोब माने जो फ्रंट की सब तरफ है वो फ्रंटल, और बीच में देखिए ये आपका पैरेटल पीछे की तरफ है, और ये टेम्पोरल साइड में जो दिखाई पड़ रहा है लाल वाला, बहुत लाल वाला दिखाई पड़ रहा है, ये आपका टेम्पोरल है। और पीछे वाला जहां ऑसिपिटल लिखा हुआ विजन, देखा आपने? ये सब सारा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, यस सर। ये लोब है। हम इस बताना क्यों चाहते हैं कि ये जो आपको धारियां दिख रही हैं, धारियां जो दिख रही हैं, इन्हीं में यही जो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इन्हीं में आपको इंफॉर्मेशन आएगी, ऑर्डर जाएगा, यही सब होता है। यही वो कवरेज ऑफ करने के लिए ये ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर से बने हुए चीजें हैं। अब हम लोग आगे चल के इसी को पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ग्रे मैटर। ये सेरेब्रम है, द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे आप बीच में कर लीजिए तो एक इधर एक इधर, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, ईच ऑफ विच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। तो उसमें हर में 4 लोब होते हैं, यानी अगर इधर 4 इधर और 4 इधर, 8 लोब का हुआ। सामने वाला फ्रंटल, उसके बाद पैरेटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल बिल्कुल पीछे, ठीक है, जहां पर विजन होता है, विजन माने दृष्टि वहां जाती है और वहीं से आपको सब ऑप्टिक नर्व वगैरह होती है। तो ये देखिए नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये सेरेबेलम दिखाई दे रहा है ना, सेरेबेलम लिखा हुआ है। जी सर। हेलो सर थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो दिखाई देगा। हाँ दिख रहा है, यस सर, लिखा हुआ है सर। दिखा है। दिखाई दे रहा है सेरेबेलम? यस सर, हाँ सेरेबेलम, सेरेब्रम भी दिखाई दे रहा है, सेरेब्लम भी है सर, दोनों। हाँ सेरेब्रम तो पूरा है, लगभग सेरेब्रम अधिक पार्ट है, बड़ा वो है, इसलिए बड़ा ब्रेन कहलाता है, सेरेबेलम छोटा ब्रेन कहलाता है। क्लियर? अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रे मैटर मेकिंग अप द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम। बाहर की, सुपरफिशियल माने ऊपर की ओर, बाहरी के जो कवर है वो आपको, जो ग्रे मैटर माने ग्रे रंग का होता है, इसलिए आपको इसी पर हम लोग चर्चा करनी है कि व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर। देखिए
एलिवेट, इसमें दो और थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे समझिएगा। जायरी, जायरी या जो गायरी कह दी, कुछ भी कहे, एलिवेटेड रिजेस वाइंडिंग अराउंड द ब्रेन। ये गायरी जो है जो एलिवेटेड ऊपर की ओर उठी हुई वो है, और सल्सी क्या, सल्साई जो है स्मॉल ग्रूव्स डिवाइडिंग द, दो के जो ऐसे दो चीजें बनी हो तो बीच में जो दर्रा नीचे की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि तिरपाल से तुलना करिए, तिरपाल सब लोगों ने देखा हुआ है, तिरपाल को जब तहाते हैं तो उसका एरिया जब खोल देते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, और जब उसको कर देते हैं तो छोटा एरिया में हो जाता है, लेकिन एरिया तो पूरा कवरेज है। तो इनमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए ब्रेन में ये सिस्टम डाला गया। जैसे हम लोग अखरोट देखा आपने, अखरोट में देखिए ऊपर नीचे दिखाई पड़ता, वैसे ही है। तो ये जायरी मैंने ऊपर वाले जो उठा हुआ हिस्सा है, और सल्साई जो नीचे वाला वो है उसको, और सेंटर सर्विस वो तो अब और नाम है कि उसको फिशर भी कह देते हैं, डीप ग्रूव्स, जो डीप ग्रूव्स है फिशर, ये बड़े बड़े जो लोब को अंतर करते हैं वो डीप फिशर होते हैं, डीप ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर आ रहे थे, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो अब हम लोगों को समझ में आ गया, ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये कंसेप्ट आया कि एक ग्रे मैटर होगा और एक व्हाइट मैटर होगा, उसी पे हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ब्रेन के बाहरी जो कवर हुआ, तो ब्रेन में कवरिंग हुई, और इसका एक चित्र अच्छा एक चित्र मैं और दिखा दूं जो, ताकि वो क्लैरिटी ऑफ विजन हो जाए। ये चित्र, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऐसे हो गया तिवारी जी, अब ठीक हो गया? यस सर, सही है। अब देखिए ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो आपका जहां लिखा हुआ है इनिशियल बॉडी, ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है बीच वाला पोर्शन ऊपर का? जी सर। ये हमारा, इसी को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। इसी पर न्यूक्लियस वगैरह जितने आपके मेन है सब इसमें होते हैं मेन। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तीन तीन दिखे ना, त्रिभुज टाइप का, त्रिशूल टाइप के, त्रिशूल दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी। ये त्रिशूल डेंड्राइट्स है। देखिए लिखा हुआ सेल बॉडी और डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है। ये सूचना लेने काम करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो चाहे जिससे आवे, एक्सॉन से आवे, तो भी इनको इंफॉर्मेशन देगा। फिर ये क्या करेंगे, इस सारी इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी को दे देंगे। यहाँ न्यूक्लियस वगैरह सब है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है, तो ये क्या करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और ऑर्डर जो भेजेंगे वो एक्सॉन, नीचे देखिए ये वाला पोर्शन नीचे वाला जो है, जो लंबा लंबा है नीचे, ये एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, हेलो? यस सर। तीन पार्ट है। हाँ, एक पार्ट ये है आपका डेंड्राइट, जो सूचना लेता है, एक प्रोसेसिंग करता है, जो हमारा न्यूक्लियस सेल बॉडी कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो लंबा वाला एरिया नीचे है, और इसमें आप देखिए कुछ चारों तरफ से कुछ मढ़ा हुआ है। ठीक है, ये एक्सॉन है और इसके चारों तरफ मढ़ाई है। अब उसी को हम लोग बोलेंगे माइलिन शीथ, जो मढ़ा है,
जो मढ़ा है उसको हम लोग बोलेंगे माइलिन शीथ। क्लियर? बस इतना बताना है इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़े। यस सर। अब तो ब्रेन के ऊपर तरफ पहले आप देखते होंगे, पहले बाल हैं आपके, बाल के बाद फिर आपकी खाल है, खाल के नीचे क्या है आपका? कैविटी है। मतलब उसमें 3 तरह की बाद में लेयर है, 3 वो लेयर है। उसमें एक बाहरी लेयर के 2 साइड है, 2 लेयर है। अंदर कुल मिलाकर 3 कहलाती है, मेनिंजिस कहलाती है, कवरिंग है ये, तो मेनिंजिस कहलाती है। तो बाहर वाला ड्यूरामेटर, उसके बीच वाला अर्कनॉइड और सबसे पीछे वाले पाया मैटर, तो ये मैटर कहलाते हैं। ये 3 आपकी स्किन के मेनिंजिस कहलाती है, लेयर है जो प्रोटेक्शन की लेयर है, इनको ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ। अब उसके नीचे आपके यही सब एक्सॉन है, ये सब एक्सॉन वो। तो अब ब्रेन में अरेंजमेंट ऐसा है कि जो सेल बॉडी है और जो डेंड्राइट है वो ऊपर की तरफ है यूं, और एक्सॉन नीचे है। तो जहां जहां सेल बॉडी है उनका रंग ग्रे है। तो जहां जहां सेल बॉडी है और डेंड्राइट है उनको हम लोग बोलेंगे ग्रे मैटर। और ये टॉप की तरफ है, ये ऐसा सर है मान लीजिए यहां पर, तो इस एरिया में ऐसे बने हुए हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट से बैठे हुए हैं वो, लगे हुए हैं कि जहां जहां आपको अधिकांशतः ऊपर आपको मिलेगा ग्रे मैटर, यानी सेल बॉडी और डेंड्राइट ऊपर है और एक्सॉन नीचे है। अब एक्सॉन में एक माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, इस माइलिन शीथ का कलर व्हाइट है। तो इसलिए ब्रेन के अंदरूनी भाग में ग्रे मैटर न पाया जाकर बल्कि व्हाइट मैटर पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्सॉन है। हो गया क्लियर? तो पूछना है इसमें? ऐसा अरेंजमेंट है कि डेंड्राइट और सेल बॉडी ऊपर की ओर है और एक्सॉन नीचे की ओर है, तो एक्सॉन का कलर व्हाइट, इसलिए व्हाइट मैटर। तो हम लोग व्हाइट मैटर को एक्सॉन कह सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? यस, यू कैन से। और हम लोग सेल बॉडी को और डेंड्राइट को कह सकते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। बिल्कुल सही सर। तो ये पूरे, ये आपका सेरेबेलम में भी पाया जाएगा, ये सही। सेरेबेलम में बाहरी तरफ, ऊपरी की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपरी आवरण में और बाहर की तरफ आपका, जिसको कॉर्टेक्स कहलाएंगे हम लोग, कॉर्टेक्स कहलाएंगे ना, ये कॉर्टेक्स जो एरिया है ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स या आपका सेरेबेलम कॉर्टेक्स वाला जो एरिया होगा उसमें हमारा मैटर ग्रे मैटर होगा। तो ये ग्रे मैटर, और जो अंदरूनी भाग होगा वहां व्हाइट मैटर। अब यही नर्व टिश्यू नीचे आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी आते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में स्थिति बदल जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहरी जो है व्हाइट मैटर आ जाएंगे क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन ले जाना है, और अंदर आपका आ जाएगा ग्रे मैटर। क्लियर? क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन बाहर भेजना है ना, तो वो बाहर हो जाएंगे, जो सूचना देने वाले बाहर हो जाएंगे और अंदर हो जाएगा ग्रे मैटर। तो उल्टा है, यहां बाहरी पे ग्रे मैटर, अंदरूनी में व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है, अंदर ग्रे मैटर और बाहर व्हाइट मैटर। क्लियर? जी सर। दूसरा, अब एक और, ये तो आप, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये हर जगह पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी, वहां भी सब। और ये पेरीफेरी भी पाया जाएगा, वहां भी जहां होगा, जहां पर ये एक्सॉन होगा वहां व्हाइट मैटर हो जाएगा। जहां पर आपका ये डेंड्राइट्स होंगे और ये सेल बॉडी होंगी वहां पर ग्रे मैटर। अब नया संदर्भ देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन बताया, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कभी कभी कोई सेल बॉडी बीच में पड़ी हो ब्रेन में, कोई सेल बॉडी
सेल बॉडी माने फंक्शन करती है ना कोई काम, तो वो सेल बॉडी फंक्शन करने वाली बीच में तो पड़ी हो सकती है, तो वहां का कलर क्या होगा? ग्रे। बीच वहाँ में ग्रे सेल होगा, बॉडी होगी, वहां ग्रे होगा। वहां ग्रे होगा। तो हम लोग, और यही पेरिफेरी में भी होगा, पीएनएस में भी यही होगा। तो जहां जहां आपका ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की जगह ग्रे मैटर पाया जाए, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग नाम चेंज कर देंगे, उसको हम लोग कह देंगे गैंग्लिया। नहीं, यहाँ तो सही पीएनएस वो उसमें न्यूक्लियस, है, उसको न्यूक्लियस कहेंगे सर। हाँ न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस हम लोग कह देंगे कि वहां न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जहां जहां ये ग्रे मैटर पाया जाएगा ब्रेन में, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जहां जहां पाया जाएगा उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। अब ऐसा अगर पीएनएस में पाया जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनीता मैम मालूम है? गैंग्लियन। हाँ गुड, उसको हम लोग गैंग्लियन बोल देंगे। क्लियर हो गया? गैंग्लियन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। यानी कुछ नहीं है, गैंग्लियन माने वहां पड़ा हुआ है कौन सा? ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर वहां होना चाहिए, लेकिन वहां ग्रे मैटर पड़ा है, इसलिए उसको गैंग्लियन बोल रहे हैं। और वही जो यहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस। तो जब हम लोग बोलते हैं, याद करिए, हम लोग आयुर्वेदिक उसमें लिखे न्यूक्लियस, नीचे न्यूक्लियस क्यों लिखे थे? क्योंकि यहाँ ब्रेन में नीचे न्यूक्लियस है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्हीं न्यूक्लियस के आधार पर हम लोगों ने आत्मा का निवास न्यूक्लियस में मान लिया है। 9 नंबर में। ठीक है, तो ये दो नया संदर्भ है कि जहां जहां ये पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड में इंक्लूडिंग। लेकिन जहां पीएनएस में पाया जाएगा वहां उनको गैंग्लियन बोल देंगे। जब हम लोग कहते हैं कि वो गैंग्लियन बनाता है, तो हम वहां कहेंगे कि गैंग्लियन में कोई सेल बॉडी पड़ी हुई है जो एनालिसिस करने वाली है। ये तक समझ हुआ? तो ये हम सर लोग, गैंग्लियन तो वो होता है ना जो जहाँ कई नर्व आकर के मिलती है, उसको गैंग्लियन कहते हैं। वो तो प्लेक्सस कहलाता है। नहीं सर, गैंग्लियन का भी कुछ इस तरह का ही कुछ है सर। नहीं, गैंग्लियन ऐसा ना, आप उसको कुछ भी कोई कहे, लेकिन गैंग्लियन का जो अर्थ है, आप ऐसा है, याद करिए, हम लोग ब्रेन में भी कह रहे हैं गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, जी जी, गलती से कहते हैं। वो गैंग्लिया नहीं है, वो बेसल न्यूक्लियाई है। ओके ओके। इट इज नोन एज बेसल न्यूक्लियाई। उसको हम लोग गैंग्लिया बोल देते हैं क्योंकि गैंग्लिया का नाम हमेशा पीएनएस में होगा। तो गैंग्लिया बिल्कुल समझ लो, कुछ नहीं है अंतर। क्योंकि नॉर्मली पीएनएस में क्या होगा? अंदर तो आपका ग्रे मैटर हुआ, और पीएनएस में तो आपका नर्व एंडिंग ही होंगी, नर्वी तो होंगी पीएनएस में। जी सर। तो वहां जहां जहां सेल बॉडी पड़ी हुई है, अब क्यों सेल बॉडी पड़ी होगी? आप ये भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। जो इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिली, देखिएगा, गैंग्लिया क्यों पड़ा होगा, मतलब सेल बॉडी क्यों पड़ी होगी? आपको नॉर्मली होना चाहिए कि बाहर तो है पीएनएस, वो तो क्यों नर्व है, तो वहां केवल क्या होना चाहिए? एक्सॉन होने चाहिए। बोलिए, सामान्य रूप से। लेकिन जल्दी से एक्शन लेने के लिए होना चाहिए सेल, कि फास्ट एक्शन किसी केस में ले सके। हाँ नहीं, यो है, लेकिन तर्क थोड़ा सा वो है कि जब कोई इंफॉर्मेशन यहां से आई, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कह रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन दिया, और ये इंफॉर्मेशन जब तक किसी जगह प्रोसेसिंग नहीं होगी, तब तक जाए कैसे? तो जो बीच वाली जो पड़ी हुई है वो प्रोसेसिंग करके आगे सेंड कर देती है। वही कह रहा हूं कि गैंग्लिया माने अगर ये नर्व एंडिंग टच यहां से स्किन से गई और इन्होंने कट किया, और कट करने के बाद ये गई, तो इसीलिए हमेशा गैंग्लिया, नोट कर लीजिए, हमेशा गैंग्लिया पीएनएस में आपका पोस्टेरियर में पाया जाएगा, एंटीरियर में नहीं।
यहाँ पे नोट कर लीजिए, पोस्टेरियर में पाया जाएगा। क्यों पोस्टेरियर में पाया जाएगा? क्योंकि वहीं तो कोई इंफॉर्मेशन आई और आपने टच महसूस किया, और टच महसूस करने के बाद जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक वो जाएगी कैसे ब्रेन तक? ब्रेन से जो आ रही है वो तो ब्रेन ने एनालिसिस कर लिया, ऑर्डर दे दिया कि जाओ तुम ये काम करो, मारो पीटो करो, तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है गैंग्लिया की। बोलिए, उसको नॉर्मली उसको गैंग्लिया की जरूरत क्या है? वो तो ऑर्डर लेके आ रहा है। इसको तो यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने की जरूरत है। कोई पेन आया, इसीलिए गैंग्लिया हमेशा पोस्टीरियर एंडिंग में पाया जाता है। मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के जो पोस्टीरियर होता है उसी में, यहाँ हाथ से गया और जो जाने वाली नर्व है, इन्होंने 3-4 नर्व मिली और उन्होंने हजारों नर्व है और वो उन्होंने मिली और यहाँ पे गैंग्लिया हुआ, और इसी गैंग्लिया के बाद जो है फिर एक दूसरा चला गया, वो दूसरा एक्सॉन चला गया ब्रेन को बताने के लिए, पीछे से जाएंगे ना, तो इसीलिए हमेशा ये वाला पोस्टेरियर वाले में जाएगा। यहाँ कहीं पीछे गया और पीछे उसने प्रोसेसिंग किया तभी तो ऊपर ले जाएगा। कभी कभी मैंने कहा ना, कभी कभी जब बहुत इमरजेंसी होती है तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता ही नहीं है, खुद ही एनालिसिस कर देगा। तो अगर वो एनालिसिस करेगा तो कहाँ होगा? बोलिए, सेल बॉडी में होगी, न्यूक्लियस स्पाइन में, पोस्टेरियर में होगी। तो केवल पोस्टेरियर में ही आपको गैंग्लिया मिलेगा, इंटीरियर में मिलेगा नहीं। इंटीरियर में तो केवल आ रही नर्व, ऊपर से एक्सॉन आ रहा है, वो सूचना लेके आ रहा है, वो आगे ट्रेवल करा रहा है। क्लियर? ये उसका है। तो यहां तक हम लोग जो है आज हम लोग रुकते हैं, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जो ये काम देगा। वहां भी नर्वस सिस्टम की बात होगी, इतना तो वहां पर नहीं पढ़ा जाएगा, इतना माना जाएगा कि आपको आता है। सर ये बहुत गंभीर विषय है सर, इसको समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम कुछ आगे कार्य कर सकें।